वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी लोग जो है कि जुड़ जाइएगा। मैं यहाँ पर लाइव लेने जा रहा हूँ क्लास, सभी लोग जुड़िएगा। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं चौथा लेक्चर लेने जा रहा हूँ, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यहाँ पर हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। पिछले वाले लेक्चर में हमने जाना था टीपी, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, हमने जाना था एपी जो है कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता था उसमें। उसके बाद उसमें रिलेशन क्या है ना, रिलेशन किस तरह से जो है कि एपी लिंक है एमपी से, एमपी एपी से लिंक है, टीपी से कैसे लिंक है, उस सारा ग्राफ मैंने वहां पर डायग्राम पूरा जो है कि ना लाइव बनाया है। लाइव डायग्राम जैसे आप बुक्स में देखते हो तो आप उसको रिलेट करते हो, है ना। तो जो चीज बुक्स में आपको जो है ना 50 पन्नों में मिलेगी तब भी आप नहीं समझ पाओगे, वो मैंने लाइव जो है कि ड्रॉ करके दिखाया गया। और लाइव तो वहां पर आप देख भी नहीं पाओगे माना वो बुक वगैरह में। तो आप यहाँ पर समझिएगा और उसके बाद ही आपके अंदर वो चीज़ इनकैलकुलेट होंगी कि जो है कि किस तरह से जो है कि ये ग्राफ जो है कि इस तरह से डाउनवर्ड जो है कि जाता है, ये भाई इस तरह से कहीं और क्यों नहीं जाता, मान लो ऐसा क्यों नहीं होता या ऐसा क्यों नहीं होता, ये कुछ तरह मतलब है ना बहुत चीज़ें। या मान लो कि जब टीपी गिरता है तब वहाँ पर एमपी जीरो पे क्यों होता है ना। टीपी नेगेटिव होता तो एमपी नेगेटिव क्यों होता है ना। ये चीज़ें एपी और एमपी जो है कि कब कट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और उससे पहले का जो लेक्चर है उसमें भी मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। तो अब जो हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की, एमपीएल क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो यहां पर मार्जिन का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिन मतलब जैसे कि भाई प्रोडक्ट में बढ़ोतरी बाय इंक्रीजिंग पर यूनिट ऑफ लेबर। अगर ये लेबर का है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो एक लेबर बढ़ाने से टोटल प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आया है ना, जो चेंज आया वो हो जाएगा आपका एम पी एल। और अगर यहाँ पर अगर ये हो जाता मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो ये हो जाता कि टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, एक यूनिट जो है कि आपका कैपिटल बढ़ाने से वो हो जाएगा आपका एमपी के, है ना। तो ये वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझिएगा जैसे कि अभी टोटल क्वांटिटी क्या है, टोटल क्वांटिटी मान लीजिएगा 10 यूनिट है और लेबर यहाँ पर कितनी एम्प्लॉयड है, लेबर मान लो 5 एम्प्लॉयड है। अगर जो है कि मान लो एक और लेबर, यानी अगर मैंने एक और लेबर यहाँ पर बढ़ाई, एक लेबर बढ़ाई, मान लो एक प्लस कर दी और लेबर हमारी कितनी हो गई 6। तो एक लेबर बढ़ाने पे मान लो हमारा आउटपुट 10 से कितना होगा 12। तो अगर मान लो ये कितना है, मतलब इस लेबर के आने से कितना आउटपुट बढ़ गया 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एमपीएल यानी 2। अब वो 2 कैसे हो जाएगा एक्चुअल में, कैसे होगा 2/1, है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी हो जाएगी 2/1, यानी इसका आंसर होगा 2। यानी जो है कि एक लेबर बढ़ाने से जो है कि उस लेबर ने, एक लेबर मैंने बढ़ाई चेंज करा लेबर में, है ना, और उसने क्या करा 2 क्वांटिटी आउटपुट। यानी हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन लेबर, है ना। क्योंकि देखो लेबर में ये एक क्यों आया, 5 से 6 हो गया, यानी चेंज कितना था लेबर में 6 - 5, नई लेबर माइनस पुरानी लेबर 5 थी तो 1, यानी जो है कि ये क्या है, ये डेल एल, है ना, ये वाली। और ये क्वांटिटी यानी 12 क्वांटिटी हो गई तो 12 - 10 हो गया आपका 2। तो ये आपका जो है कि चेंज जो क्वांटिटी में हुआ है बाय इंक्रीजिंग इन लेबर ड्यूटी कॉल्ड एज और टर्म्ड एज एमपीएल। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज द इंक्रीज इन द आउटपुट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर होल्डिंग कांस्टेंट इनपुट ऑफ ऑल द फैक्टर। यानी यहाँ पर हम, यहाँ पर अगर ये एमपीएल है तो ये कैपिटल का जो है वो कांस्टेंट है, ये नहीं कि वो उधर वो भी इंक्रीज कर रहा है फिर टोटल क्वांटिटी बढ़ी है। अगर वो भी बढ़ जाएगी फिर हम ये थोड़ी नहीं कर सकते कि वो जो क्वांटिटी बढ़ी है वो केवल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, उसमें तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी तो कंबाइन हो जाएगा ना। तो कैपिटल कांस्टेंट है वहां पर। अगर हम बात करेंगे एमपीके की, है ना, तब जो है कि वहां पर क्या हो जाएगा, मान लो कि मशीन आपकी 5 है, 5 से मशीन कर दी 6 और तो टोटल आउटपुट मान लो 10 से हो गया 12। तो एमपीके क्या हो जाएगा, एमपीके आपका हो जाएगा चेंज इन, ये आपका हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कैपिटल, और ये आपका हो जाएगा 2/1, ये भी हो जाएगा 2, है ना। तो ये आपका हो जाएगा एमपी के। और यहाँ पर क्या होगा, लेबर कांस्टेंट रहेगी। अगर मान लो लेबर भी बढ़ रही है तब लेबर को बढ़ाकर के भी अगर, और जो है कि आपको कैपिटल को बढ़ाकर, दोनों को बढ़ाकर हम, हमारा आउटपुट अगर 10 से 12 हुआ है, फिर हम ये थोड़ी नहीं कह सकते कि दो जो आउटपुट बढ़ा है वो कैपिटल की वजह से बढ़ा है, एमपी के वो कैपिटल का है ना, एमपी के है वो, ये थोड़ी, वो तो एमपी के प्लस एमपी एल हो जाएगा ना। तो ये सारा फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है होल्डिंग कांस्टेंट के, इस तरह से। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज के नाम से तो आप सभी लोग मान लो कि क्या कहते हैं रूबरू होंगे, है ना, कि भाई एवरेज का मतलब है टोटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बनी, कितने लेबर ने बनाई। तो अगर हमें लेबर का एवरेज निकालना तो मान लो 100 क्वांटिटी बनी, 10 लेबर के 100/10 आवाना होगा, एक लेबर 10 क्वांटिटी बना रहा है, ऐसे निकालते हैं।
अब मान लो 5 मशीनें हैं और जो है कि आउटपुट हमारा 100 है, तो हम कहेंगे भाई एक मशीन पे कितना एवरेज पड़ रहा है ना। तो कैसे निकालोगे कि भाई 100 डिवाइड बाई 5 हो गया हमारा 20। तो वो वही है कि भाई टोटल क्वांटिटी है ना अपॉन लेबर, ये हो गया आपका एपीएल। और एपी क्या हो गया, एपीके क्या हो जाएगा, क्वांटिटी अपॉन कैपिटल, टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल कैपिटल। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये क्या है भाई, डिमिनिशिंग रिटर्न का क्या है, लॉ है ना। अब देखिए डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ मैंने बहुत अच्छे से जो इसका प्रोसीडिंग लेक्चर उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि डिमिनिशिंग का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे चीज जो है कि अगर बढ़ भी रही है ना, तो वो डिमिनिश कर रही, कम हो रही है ना। तो डिमिनिशिंग का मतलब ये होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब कि रिटर्न मान लो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि घटते क्रम में बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपको जो है कि टीपी ये बताया था कि टोटल प्रोडक्ट पहले कैसे बढ़ेगा, ऐसे, और बाद में ऐसे बढ़ेगा। तो मैंने बताया था ये वाला क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो भी है ना। तो यहाँ पर ये मैंने बताया था। तो या इसका मतलब ये हुआ था कि इस वाले केस में यहाँ पर क्या हुआ था, इस वाले केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो एमपी था है ना, एमपी था जो यहाँ पे, तो यहाँ पर तो एमपी ऐसे, यहाँ पर भी एमपी ऐसे बढ़ रहा था ऐसे करके। लेकिन एमपी बाद में क्या हुआ, घटते घटते क्या हुआ, जो है कि यहाँ पर मैक्सिमम होकर यहाँ से घटने लगा था है ना। तो जब एमपी घट रहा है, एमपी क्या था, घट रहा है, तो यहाँ पर क्या था, एमपी जब घट रहा है तो यहाँ पर जो है कि ये टीपी जो है कि ये बढ़ तो रहा था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लेबर अप्लाई हो रही है, मान लो कि एम्प्लॉय हो रही है, वो कुछ ना कुछ तो आउटपुट करेगी। जब कुछ ना कुछ वो आउटपुट करेगी तो टोटल टीपी तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये तो बढ़ रहा है, लेकिन ये घटते क्रम में बढ़ने लगा, क्योंकि जो नई लेबर आ रही है वो पहले से अब कम जो पिछली लेबर आउटपुट कर रही थी उस लेबर से कम आउटपुट कर रही है। तो क्या कर रहा है, टीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन पहले क्या था कि पहली लेबर थी वो आउटपुट कर रही थी मान लो कि आपका 2 का, दूसरी लेबर आई उसने, फिर टोटल आउटपुट हमारा हो गया कितना, 5 है ना। तो ये मान लो टीपी है और यहाँ पर मान लो एमपी है। तो ये तो ये इसका था एमपी 2, इसका हो गया 3, और तीसरी लेबर आई वहाँ पर आउटपुट हो गया मान लो 10, तो इसका तो हो गया। तो तीसरी लेबर यानी इसने सीधा आउटपुट अपने यहाँ से 5 बढ़ा दिया। तो ये एमपी तो बढ़ रहा है ऐसे करके, अभी बढ़ रहा है ऐसे। उसके बाद मान लो चौथी लेबर लगाई है ना, चौथी लेबर लगाई, यहाँ पर आउटपुट कितना हो गया, मान लो कि हो गया 14, तो यानी इसके आने से ये, फिर 5वीं लेबर लगाई, फिर आउटपुट हो गया 17, तो ये 3 एमपी। फिर छठी लेबर लगाई तो आउटपुट मान लो 18, यहाँ पर 1, यानी पहले तो एमपी बढ़ा 2 से 3, 3 से 5, यानी लेबर आई जैसे तो नेक्स्ट लेबर आ गई वो पिछली लेबर से ज़्यादा पैदावारी कर रही थी। लेकिन फिर जब एक टाइम पे अगर के कांस्टेंट रखा है, क्योंकि यहाँ पर के क्या रहेगा, हर जगह मान लो 1 है 1, तो ये हर जगह कांस्टेंट है, मशीन बढ़ा रहे हैं, लेबर बढ़ा रहे हैं, एक मशीन पे लोड ज़्यादा डाल रहे हैं है ना। तो क्या कर वो मशीन क्या करेगी, रिटर्न कम देना स्टार्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक जगह पे चेपड़ अगर ज़्यादा होगी, लेबर हो गई, स्पेस भर गया, काम तो कुछ है नहीं, तो वो क्या कर दूसरी लेबर को डिस्टर्ब करेगा, स्पेस घेर लेगा है ना, तो वो गड़बड़बाजी कर देगा वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होगा, आउटपुट कम होने लगा, 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, अगली लेबर आ गई वो बिल्कुल एक ही करे, एक टाइम पे लेबर जो आएगी अगली वो 0 करेगी, उसके बाद अगर और ये लेबर बढ़ा दी है ना तो वो नेगेटिव आउटपुट करने लगा, आउटपुट को ही नेगेटिव करने लगेगी। तो यहाँ पर ऐसे ही ये वाला, तो ये टीपी जो है वो पहले कैसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सपोज डी क्यू अपॉन डी एल इट इज ग्रेटर देन 0 एट द सेम टाइम if we are taking second derivative of if we are taking derivative again of this one first derivative, यानी second derivative if we are taking means d square q upon d l square, it will be increasing, मतलब it will be greater than 0 है ना। in this case, इस वाले केस में, in this case scenario will be this, in this case scenario will be this, okay, but in this part this condition will be same, dq upon dl will be greater than 1, but at the same time d means double derivative of quantity with respect to labor will be less than 0, यहाँ पर it will be greater than, यहाँ पर 0 होगा, ये 0 होगा यहाँ पर, ये है ना, ये 0 होगा, यहाँ पर भी ये 0 होगा ना, और यहाँ पर भी 0 होगा। it will be greater than क्या होगा, it will be greater, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर ये लेस देन होगा, ये वाला, ये कंडीशन जो है डबल डेरिवेटिव यहाँ पर लेस होगा, यानी डी स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन डी एल स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या होगा, ये लेस देन होगा, इस वाले में ग्रेटर देन होगा, बढ़ तो रहा है दोनों केस में, तो ये डबल सिंगल डेरिवेटिव इट विल बी ग्रेटर देन 0। ये आप बात ध्यान दें, मैथमेटिकल टर्म जो अगर आपको कहीं एग्जाम में आ जाए वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जब ये 0 हो जाएगा एमपीएल, तब ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा टीपी, उसके बाद ये गिरने लगेगा ऐसे करके। तो मैं पुराने लेक्चर में सारा कुछ बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप ऐसे देखिएगा, यहाँ पर अब ये लिखा हुआ है
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट दैट, जो मैंने यहाँ पर अभी बता रखा है वही चीज है यहाँ पर, व्हेन more and more unit of variable input are applied to a given quantity the fixed input the total output may initially increase, पहले मैंने अभी बताया था ना initially बढ़ रहा है ना, at an increasing rate then constant but it will eventually increase at an increase, तो अब भी कर रहा है टोटल आउटपुट है ना, लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है। अजम्पशन क्या रहती है, अब देखिए अजम्पशन, देखिए अजम्पशन भाई क्या है यहाँ पर, जो डिमिनिशिंग रिटर्न का अजम्पशन है वो ये है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। पहले अजम्पशन क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी। अब मान लो कि पहली लेबर आपने लगाई है ना, वहां पर क्या है कि मान लो वो 2 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसके बाद तीसरी लेवल लगाई वहां 5 होगा तो 3 प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन एक टाइम के बाद डिमिनिश करेगी। लेकिन मान लो आप क्या करो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते जा रहे हो, भाई एजम्पशन तो यही है कि सारी चीजें कांस्टेंट रहें, लेकिन मान लो अगर आपने टेक्नोलॉजी मान लो कि क्या कर दी, बढ़ा दी, नई टेक्नोलॉजी कर दी, तो वहां पर क्या, मान लो पहली लेबर आ रही तो आप जो है कि कह रहे हो कि हाथों से काम करो है ना, दूसरी लेबर आ गई उसको आपने मशीन दे दी, तो भाई वो वहां पर घटेगा कहाँ है ना, फिर वहां पर क्या होगा, वो तो या मान लो जो आपकी पहले वाली मशीन थी, मान लो कि कैपिटल नहीं बढ़ा, कैपिटल कांस्टेंट रखे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे ये हो जाएगा। मान लो जो पहली मशीन थी वो आउटडेटेड थी, वहां पर मान लो 1 घंटे में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही थी, 10 ही आउटपुट निकाल पा रहे थे, 10 क्वांटिटी, लेकिन दूसरी लेबर आई उस टाइम पे आपने मशीन ले आए, आप नहीं इनोवेटेड है ना, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी उसके आधार पे अब वो मशीन 100 आउटपुट निकाल रही, तो फिर कैसे भाई एमपीएल कम हो जाएगा उस दूसरे लेबर का, फिर तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तीसरी लेवल है तो आपने और ज्यादा मशीन अपग्रेड कर दी, तो वो तो फिर काम नहीं करेगा ना, तो यहाँ पर इट विल बी नॉट वर्किंग, टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी कांस्टेंट है ना, ये बात होनी चाहिए। द लेबर इज होमोजीनियस, लेबर होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी जैसी पहली लेबर होनी चाहिए वैसी दूसरी, ऐसे नहीं कि पहली लेबर ले आए उसे ऐसा लग रहा कि ये खड़े खड़े जो है कि ना इसका काम 35 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, खड़ा भी नहीं हो पाएगा ये है ना, बिल्कुल ऐसा ले आए आपने इसी के बराबर, और दूसरी लेबर आप ले आए वहां से आप सीधे रेसलर उठा लाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भाई पहली लेबर तो बिल्कुल ही जो आउटपुट होगी वो कम देगी, और दूसरी लेबर भाई क्योंकि वो उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो अच्छा आउटपुट देगी। या मान लो ऐसा हो सकता है पहली लेबर आप अनट्रेंड ले आए, या जो नॉर्मल लेबर होती वो ले आए, और दूसरी लेबर आप कहीं से स्पेशलिस्ट उठा लाए उसी काम का, जब वो अगर स्पेशलिस्ट होगा भाई वो सालों से वही काम कर रहा होगा, तो फिर तो वो तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर क्या, लेबर शुड बी होमोजीनियस, शुड नॉट बी हेट्रोजीनियस। ओके, इनपुट प्राइसेस आर गिवन, इनपुट के प्राइस गिवन है, यानी मतलब अगर पहली लेबर को आप दे रहे 400 रुपया, दूसरी लेबर को आप 2000, वो तो पूरी जान लगा देगा, लड़ मर जाएगा, क्योंकि हम काम करके ही दिखाएंगे ज्यादा, क्योंकि अगर भाई हमने काम कम करा तो ये कहा जाएगा तुमको हम 2000 रुपये दे रहे हैं, इतना तो काम जो है कि मेरा 500 वाला लेबर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पूरी अपनी जान उसमें झोंक देगा, पूरी जान लगा देगा उसमें आउटपुट बढ़ाने के लिए है ना। तो उसमें क्या होगा भाई कि रेट जो वो भी बराबर रखना है, ऐसा नहीं कि हम दूसरे को ज्यादा दे रहे हैं तो ऐसे तो कभी आउटपुट गिरेगा ही नहीं है ना, क्योंकि जो है कि मान लो चौथी लेबर ला रहे हो उसे आप 4000 देने लगे हो तो वो 24 घंटा ऑफिस में बैठा रहेगा है ना, बात समझ रहे हो। तो रेट भी हमारे ये सब चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, बात कहने का मतलब ये है, ये उसकी अजम्पशन से याद रखिएगा। शॉर्ट रन में मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब आपको बता चुका हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर जब ये एमपी देखो ये जब 0 होगा तब ये टीपी मैक्सिमम होगा है ना, ये पहले ऐसे बढ़ रहा है उसके बाद ऐसे बढ़ रहा है ना। जब ये आपका कन्वेक्स हो यानी ये वाला पार्ट उभरा हो तो इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, वन इट इज कॉन्केव यानी दिस पार्ट इज गोइंग इनसाइड, और ये वाला पार्ट अगर ऊपर वाला उभरा हो इट इज कॉन्केव, मींस व्हेन इट इज कॉन्केव देन इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट, एंड व्हेन दिस पार्ट इज कॉन्केव मींस इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट है ना, टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद जो टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग व्हेन एमपी इज गोइंग नेगेटिव, जब एमपी नेगेटिव था तो टोटल प्रोडक्ट आपका फॉल हो रहा है, गिरने लगता है। एवरेज में देखो ये एपी है, एपी और एपी का एमपी का क्या रिलेशन है, एपी और एमपी में बहुत मैंने आपको बताया था रिजल्ट वाला जो है कि मान लो जो कोई क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं आपका, सबका अभी 60% एवरेज आ रहा है, मान लो किसी का भाई 20% आ रहा है, किसी का 100% आ रहा है, किसी का 90% आ रहा है, 10 बच्चे क्लास में, लेकिन एवरेज आपका 60% आ रहा है। 11वां बच्चा अगर क्लास में आएगा वो 60% से ज्यादा नंबर लेकर के आएगा, तब जो है कि आप सब लोगों का एवरेज कम नहीं होगा, आप 60 से तो ऊपर ही जाएगा, यानी वन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी इज when MP is greater than AP, okay, then जो है कि AP will not be falling, it will be increasing only, okay, and when MP will be less than AP, यानी जो अगर 11वां बच्चा आ रहा है आप लोगों का जो एवरेज है 60, उससे भी अगर मान लो कम नंबर लेकर 50, तो क्या हो गया, मान लो फिर क्या होगा, वो 50% अगर लेकर के आ गया है तो उसको क्या है कि आपसे तो मिलेगा बेनिफिट, क्योंकि आप सब लोगों का 60% है उसको अपना एवरेज बनाने में, एवरेज यानी पूरे क्लास का एवरेज, क्योंकि आपका 60 है उसका 50 है तो उसको आपसे तो बनेगा बेनिफिट, तो उसका एवरेज क्या होगा, उसका एवरेज और आपका एवरेज 50 और 60 के क्या होगा, बीच में आएगा, यानी आप लोगों का एवरेज हो जाएगा कम, यानी एपी विल बी फॉलिंग व्हेन एमपी विल बी लेस देन एपी, देन एपी विल आल्सो स्टार्ट फॉलिंग। ये वाली बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ है ना। आप ये बहुत कैलकुलेट अगर करके देखोगे तो वहां पर आपको
मैंने कैलकुलेटर का पिछले वाली क्लास में दिखाया है, वहाँ भी आप देख लीजिए, मैंने पूरा लिख करके समझाया हुआ है ना। तो यहाँ पर ये देखिए सारे रिलेशन है ये, MP ग्रेटर देन AP इज राइजिंग, MP लेस देन AP इज फॉलिंग। मैंने अभी आपको बताया था MP बराबर AP, MP और AP जब बराबर होता है ना, कब कब बराबर होगा है ना, MP और AP जो है कि व्हेन AP इज मैक्सिमाइज्ड, जब AP जो है कि हाँ MP और AP है ना एवरेज प्रोडक्ट जो है कि बराबर तब होगा जब जो है कि AP मैक्सिमाइज होगा। AP जो है कि यहाँ पर तो मैक्सिमम, यहाँ पर तो है कि अगर यहाँ पर बराबर कंडीशन कौन सी, जब ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला ये MP और AP ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इनकी बराबर की कंडीशन है, यहाँ पर ये बराबर होंगे। अब यहाँ पर ये बराबर होंगे, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे तो बराबर तब होंगे क्योंकि बराबर के बाद क्या होगा, MP बराबर जब ये आपस में मिल रहे हैं है ना, मतलब यहाँ पर आप एक दूसरे के बराबर हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि MP गिरता हुआ जा रहा है, MP जो है गिरता हुआ जा रहा है। यानी जो है कि अगर आप लोग कोई चीज़ें ऊपर से आ रही है ना, और आप ऐसे जा रहे हो, अब कोई आप यहाँ पर आए, वो यहाँ पर आप लोगों की मुलाकात हुई, कोई ऐसे जा रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, जहाँ पर आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, यानी AP से अगर नीचे MP जाएगा, मैंने बताया ना क्लास में 11वां बच्चा अगर मान लो कि 60% जब भी नंबर कम लेके आएगा तो भाई सबका एवरेज नीचे चला जाएगा। तो वहीं से क्या होगा, AP नीचे जाने लगा, यानी जहां पर मिला था वहां पर AP फिर क्या होगा मैक्सिमम, उस पॉइंट से AP फिर उसके बाद नीचे जाने लगा, तो इसका मतलब दिस पॉइंट विल बी मैक्सिमाइज्ड है, इट इज टेलिंग दैट व्हेन MP इज इक्वल टू AP देन AP इज मैक्सिमाइज्ड, TP मैक्सिमाइज्ड एंड MP 0। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये मैं पूरा आपको बता चुका हूं कि 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर देखी, एंड का पार्ट देखिएगा है ना। उसके बाद क्या है, TPL इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, इस वाले पार्ट स्टेज 1 में क्या होता है, इस वाली स्टेज में यहाँ पर क्या देखिए TPL टोटल प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर AP या MP टोटल प्रोडक्ट इस तरीके से होगा जब MP यहाँ पर 0 होगा है ना, तो जो है कि यहाँ पर इस तरह से होगा, ऐसे जब MP जो है कि आपका गिरने लगेगा है ना, तो यहाँ पर इस तरह से पहले होगा, पहले ऐसे जाएगा TP और उसके बाद TP ऐसा चला जाएगा है ना। तो इस वाले पार्ट में क्या है आपका, यहाँ पर क्या है कि TP इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, बिल्कुल ये बढ़ रहा है, ऐसा भी हो रहा है ना। उसके बाद MP इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट, MP इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, MP जो है यहाँ पर क्या है डिक्रीजिंग, MP बढ़ रहा है ना, एट एन इंक्रीजिंग रेट, एट एन डिक्रीजिंग रेट, ऐसा हो रहा है ना। तो इस वाले पार्ट में तो MP ऐसे जाएगा, फिर पहले ऐसे होगा फिर ऐसे जाएगा है ना, तो यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। AP इज इंक्रीजिंग एंड रीचिंग एंड मैक्सिमम पॉइंट, देखो AP गया यहाँ पे, देखो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया। उसके बाद जब MP नीचे गिरने लगा तो AP भी यहाँ पे नीचे गिरने लगा। उसके बाद जो है कि TP इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, TP जो है कि इंक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पर भी, देखो ये इस वाले पार्ट में देखो यहाँ पर ये बढ़ रहा है, लेकिन जो कि ऐसा कन्वेव हो गया है, तो क्या है TP इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, MP बिगिंस टू डिक्लाइन, MP जो है कि यहाँ से क्या होता है डिक्लाइन करने लगता है, देखो MP देखो ये यहाँ पे वो डिक्लाइन करने लगा इस वाली कंडीशन में। TP रीचेज मैक्सिमम लेवल एंड एट स्टेज, अब TP यहाँ पर स्टेज 2 में क्या होता है, यहाँ पर ये मैक्सिमम लेवल, जब MP 0 होता है तब ये TP जो है कि यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका TP का है ना। तो TP मैंने बताया ना पिछले उसमें भी स्लाइड में बताया कि जब MP 0 TP मैक्सिमम होगा, AP डिक्लाइंस, और AP जो है कि डिक्लाइन करने लगता है, AP इस वाली कंडीशन में डिक्लाइन कर रहा है। लास्ट वाले में क्या है TPL डिक्लाइंस, मतलब मैक्सिमम जा करके, क्योंकि MP जब नेगेटिव जा रहा है तो ये TP नेगेटिव ये भी जाने लगा है ना, MP बिकम्स नेगेटिव, यहाँ पर तो ये MP नेगेटिव हो रहा है, और AP कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, AP जो है कि वो डिक्लाइन होता रहता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, इनको आप कंडीशंस को याद रखिएगा क्योंकि ये कंडीशन एग्जाम में आएंगी है ना। दे विल बी आस्किंग दैट व्हेन MP 0 then what is the condition of TP, you will be then saying that TP will be at its maximum point, okay, and when MP will be going in negative, okay, नेगेटिव जब जाएगा then TP will start declining from its maximum point। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बस ये चार्ट में डेटा किसी प्लांट का दे रखा है कि वहाँ पर जो है कि देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि MP कितना 24 था, फिर 48 था, फिर 66 था, 78 यहाँ पे बराबर हो गया, फिर ये गिरेगा। तो जब मैंने बताया ना जब ये MP इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट देन TP विल बी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स। उसके बाद MP विल बी स्टार्ट डिक्लाइनिंग देन इट विल बी TP विल बी गिविंग डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पर क्या होगा रिटर्न, देखो अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि बढ़ तो रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर जब यहाँ पर बढ़ते क्रम से बढ़ रहा था है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला 78 दे रहा था, ये 84 दे रहा था, ये 48, दूसरे लेबर 66 दे रहा आउटपुट, तीसरी लेबर फिर 78 आउटपुट दे रहा, चौथी लेबर लगाई आउटपुट, वो चौथी लेबर ही आउटपुट दे रही है।
टोटल आउटपुट तो बहुत बढ़ रहा है ना, लेकिन चौथी लेबर जो है कि आउटपुट पिछले लेबर से 78 दे रही, चौथी लेबर आई तो वो 84 आउटपुट दे रही है, यानी पिछली वाली लेबर को लगा दे रही है ना, बात समझ रहे हो आप। वो कहे कि यार तुम 84 आउटपुट देने लगे, मैनेजर साहब कह रहे तुम 34 दे रहे थे, अब तुम्हारी वाहवाही होने लगी है ना। लेकिन एक टाइम पे लेबर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो लेबर आएगी वो 78 आउटपुट देगी, तो 84 वाला बोलो हो गया, लगा लिया जोर, है ना, क्योंकि वो बढ़ा ही नहीं पाएगा क्योंकि लेबर ही ज़्यादा है। फिर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव रिटर्न में आ जाएगा। ये सारी कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इनका एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अब ये भाई एप्लीकेशन फैक्ट्री में, प्लांट में ही होता है ना, प्लांट में ये सब स्टेजेस देखते हैं कि ये मान लो ये स्टेजेस हैं, तो वो मैनेजर होता है वो उसको भाई अपना दिमाग लगाता है कि भाई कहाँ पर जो है कि हमको प्रोडक्शन कहाँ तक करना है, कहाँ तक जो है कि मेरी लेबर मैक्सिमम आउटपुट दे रही, तो क्या मुझे यहीं तक प्रोडक्शन करना चाहिए, या मान लो या मुझे अपना टोटल प्रोडक्ट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट क्या है 384 है ना, 384 है, और यहाँ पर मेरा टोटल प्रोडक्ट 600 है ना। अब मेरी जगह तो भाई प्लांट की इतनी है, जगह भी वही है, मेरे रेंट तो उतना ही जा रहा है, मशीनें मेरी उतनी ही लगी हैं, सारा कुछ, तो मैं क्यों ना भाई मैक्सिमम आउटपुट अपना करूँ प्रोड्यूस, है ना। वो अलग की बात है, लेबर 24 आउटपुट, अगर इस लेबर 24 आउट अगर ये दे रही है ना, और मेरा जो प्राइस है प्रोडक्ट का, मान लो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 1 रुपया है, तो ये 24 आउटपुट जो है 24 रुपये का बिकेगा। और अगर मैं लेबर को मान लो 20 रुपया दे रहा हूँ, है ना, तो ये पूरा 4 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ तक करेगा भाई, है ना, या वो वहाँ तक करेगा जहाँ उसका प्राइस जो है 24 रुपया है, और ये लेबर जो है कि जो कॉस्टिंग 24 रुपया आ रही है, वो पूरी लेबर जो है यहाँ से पूरी कर दे रही, तब तक वो प्रोडक्शन करेगा। और उसके बाद जब वो अगर मान लो कम जाएगा तब वो प्रोडक्शन वहाँ पे बंद कर देगा, वो शटडाउन पॉइंट की नौबत आएगी। दैट वी विल बी जो है कि डिस्कसिंग इन लेटर पार्ट ऑफ दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आपका कहेंगे प्रोडक्शन वाला जो आपका चैप्टर है। उसके बाद जब यहाँ पर ये भी मैक्सिमम है तो ज़्यादातर यहाँ तक प्रोडक्शन करते हैं लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पर वो आउटपुट कम होने लगता है, तो आउटपुट भाई कम हम क्यों करें अपना, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, यानी तो टीपी का यहाँ पर टॉप मोस्ट प्रोडक्शन यहाँ तक लोग प्रोडक्शन ज़्यादातर करते हैं। तो इससे हमको पता लगता है कि वहाँ हमको कहाँ पर आउटपुट मैक्सिमाइज करना है, कहाँ पर आउटपुट हमको कम करना है। आइडेंटिफाइंग द रैशनल स्टेजेस, मैंने कहा स्टेजेस जो भी होती हैं वो हमको स्टेज पहचानने में हेल्प करता है। गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट नंबर ऑफ वर्कर्स टू अप्लाई, है ना, टू ए गिवन फिक्स इनपुट सो दैट द आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड, है ना, कितनी लेबर होनी चाहिए, यानी जो है कि यहाँ पर अगर हमको आउटपुट मैक्सिमम करना है तो हमारे पास कितनी लेबर होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए हमारे पास 10। तो ये वाला वो लोग अंदाजा दिमाग लगा लेते हैं यहाँ से, है ना। अब उसके बाद क्या है कि प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन। अब प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन, अभी तक हम शॉर्ट रन की बात कर रहे थे, है ना, कि हम उसको कैपिटल को कांस्टेंट रख रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में प्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है, कि कैपिटल को भी हम कांस्टेंट नहीं रखते हैं, कैपिटल को भी हम बढ़ाते हैं, है ना, लेबर को भी बढ़ाते हैं, कैपिटल को भी बढ़ाते हैं उसमें। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिटर्न ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न होंगे ही नहीं, क्योंकि भाई कैपिटल भी बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, है ना, इस तरह के कुछ रिटर्न होते हैं। ऑल द टोटल प्रोडक्ट नेवर डिक्लाइंस, ओके, उस वाले केस में बट वहाँ पर क्या होता है, टीपी जो है, और जो है कि टीपी जो है या मान लो कि बढ़ रहा है लेकिन वो घटते क्रम से बढ़ रहा है, ऐसा कुछ होने लगता है ना, इस तरीके से, और फिर वो बढ़ता रहता है, उसमें ऐसी साइकिल चलती है लॉन्ग रन में ऐसे। अब आपको अगर सर ये तो आप गिरता नहीं टोटल, ये तो गिर रहा है, लेकिन वो ऐसे चलता है। जब आप मान लो कि किसी एक वीक का चार्ट देखोगे, या मान लो किसी एक वन डे का चार्ट देखो, जो लोग ट्रेडर्स हैं वो आप ओपन करके देखते होंगे तो वो ऐसा होगा, लेकिन पूरी ईयर का देखते तो वो देखते हैं कि इस पूरी साल में इसका प्राइस एक से कितना हो गया, 100 हो गया है ना, क्योंकि अगर उसको अगर आप वन लाइन में अगर देखो तो ये ऐसा चार्ट जाएगा। तो लॉन्ग रन में भी ऐसा ही होता है। द प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, ऑल इनपुट्स आर नाउ कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल। ऑल इनपुट्स यहाँ पर वेरिएबल, यानी लेबर भी वेरिएबल है, कैपिटल भी, किसी के ऊपर डंडा नहीं है ना, इस तरह से। और लेबर जो भी है, लेबर बोथ लेबर एंड कैपिटल इन द केस। हाउ टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर ये वाली बात आती है कि भाई हम लेबर और कैपिटल का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन लें, है ना, जो कि हमारा आउटपुट क्या है कि करें, मैक्सिमाइज करें, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इलस्ट्रेट दिस केस वी विल यूज प्रोडक्शन आइसोकार्ड। यहाँ पर जो कि इस चीज़ को जो कि बताने के लिए हम अभी आगे प्रोडक्शन आइसोकार्ड को पढ़ेंगे। आइसोकार्ड का मतलब है, आइसो मतलब सेम, क्वांट मतलब क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी पाने के लिए लेबर और कैपिटल का कौन सा कॉम्बिनेशन बिठाएं, है ना। देखो अब आप बात समझिए, मान लो आपको 20 कोई आउटपुट प्रोड्यूस करना है ना, मान लो आपको 20 कुर्सी बनानी है, तो मान लो एक कुर्सी बनाने वाली मशीन आती है जो अपने आप लकड़ी काट कूट के अपने आप मशीन बना देगी, मान लो, है ना, और एक लेबर आती है वो खोड़ ठोक पीट बनाएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लेबर ज़्यादा कर दो, मशीन कम रखो, कुर्सी 20 आप बना लो, या ऐसा हो सकता है मशीन ज़्यादा ले लो, लेबर कम कर दो, ऐसा आपके कई सारे उसमें कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, आइसो क्वांट इज द लोकस ऑफ ऑल द टेक्निकल एफिशिएंट मेथड्स ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, है ना,
मतलब लेबर और कैपिटल का सभी जो है कि पॉसिबल आउटकम हो, है ना, जो भी आपका कॉम्बिनेशन बने टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट उसके जो है कि। और यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करिएगा, आइसोकॉर्न इज द लोकस ऑफ ऑल टेक्निकल एफिशिएंट पॉइंट। ऐसा नहीं हो कि भाई हमने टेक्नोलॉजी मशीनें बढ़ा दी लेकिन वो मशीनें काम करवाई नहीं रहे उनसे, है ना, या मान लो कि प्रोडक्शन वो कर सकती हैं 100 हम उनसे प्रोडक्शन करवा रहे हैं 20, फिर तो वो तो फिर बात ही खराब हो जाएगी, फिर तो उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन लेना ही बेकार है ना। तो एफिशिएंसी की बात करनी है हमको यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखो ये जो है कि बाकायदा एक चार्ट है, इसको आप ऐसे भी समझ लो कि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे बढ़ते हैं ना 1 2 3 इस तरीके बढ़ते हैं, और ये आपकी क्या है, और यहाँ पर ये आपकी एक्स एक्सिस है ये वाली, है ना। अब इस एक्स एक्सिस पे आपका लेबर है और उस पर आपका क्या है, कैपिटल है वाई एक्सिस पे, है ना, ये वाई है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब जो है यहाँ पर आप देखिएगा कि इसी तरीके से होता है। अब देखो ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये लेबर जैसे से बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, वैसे जो क्वांटिटी इधर देखो बढ़ते क्रम में आपको ये दिख रहा होगा 31 है, 42 है, 31 है, लेकिन इधर आपको 120 है, 140 तरीके से, है ना। अब देखो आप यहाँ पर आप कई जगह देख रहे हो कि सेम क्वांटिटी में मिल रही है, ऐसा ही वाकई फैक्ट्री प्लांट का चार्ट है ना, कहीं कहीं पे सेम क्वांटिटी मिल रही है। अब जो है कि दिमाग लगाएगा कौन, प्रोड्यूसर। अरे मतलब अगर हम 2 लेबर लगाएं और जो है कि 6 जो है कि कैपिटल लगाएं, हमको तो सेम आउटपुट मिल रहा है ना। या मान लो कि यहाँ पर जो है कि 3 लेबर है, हम एक बढ़ा दें लेबर और जो है कैपिटल 2 कम कर दें, तब भी हमको सेम आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है कि अगर आउटपुट हमको ये सेम मिल रहा है तो क्यों ना भाई हमारा क्या पता हमारा इसमें प्रॉफिट हो, इस वाले केस में प्रॉफिट हो, 3 लेबर है ना और 4 कैपिटल, इस वाले केस में क्या पता मेरा प्रॉफिट हो, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई हमको लेबर मार्केट से मिल रही है, मार्केट का लेबर की वेज है 100 रुपया और कैपिटल की वेज है 200 रुपया, है ना। तो देखते भाई हिसाब किताब लगा के, तो वो जब यहाँ पर जोड़ेगा, हाँ जब वो यहाँ पर जोड़ेगा इस वाले केस में क्या है कि भाई इस वाले केस में 2 लेबर है, 2 लेबर है और क्या कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है इस वाले केस में, इस वाले 52 आउटपुट लेने के लिए, है ना 52 आउटपुट। यहाँ पर क्या है 2 कैपिटल है और लेबर कितनी है 6 लेबर है, तो 2 कामा 6, यानी जो है कि अगर इसका जो कि अगर हिसाब जोड़ेगा तो 200 की तो लेबर हो गई है और 1200 का क्या हो गया है कैपिटल, तो इसका 1400 में ये 52 यानी जो भी 52 क्वांटिटी बना रहा है। कोई बात नहीं, अभी अगर इसमें चेक करके देखते हैं, इसमें क्या है कि 3 लेबर है, 3 लेबर है, कैपिटल कितना है, कैपिटल इसमें 4, 3 और 4, यानी इसका हिसाब देखते हैं तो 300 रुपये की तो लेबर हो गई, इसमें 300 की लेबर हो गई और 4 कैपिटल यानी 800 रुपये का, 200 रुपये के हिसाब से। तो ये इसमें तो कितना बनता है, इसमें 1100 बनता होगा। अरे मजा आ गया भाई, 1400 में जो क्वांटिटी बन रही है वो अब बन रही 1100 में क्वांटिटी, मतलब वो क्या 300 रुपये उसकी बचत हो रही है। उसको लग रहा है अच्छा ऐसा भी है, तो फिर और आगे चेक करेंगे क्या पता इसमें और कम आ जाए। तो इसमें क्या करें 4 लेबर है 4 और इसमें क्या है कि आउटपुट कितना है, यहाँ पर 4 है और आउटपुट ये हमारा कैपिटल कितना है 3, कैपिटल है 3, तो यहाँ पर क्या है 400, यहाँ पर क्या है ये क्या है 400 लेबर का 400 रेट हो गया, 3 आउटपुट यानी 600, ये क्या भाई मतलब जो है कि कम होता जा रहा है, ये तो कम होता जा रहा है, इधर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जैसे जैसे मान लो कि हम कैपिटल कम कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है हमारा रेट कम रहा है। यानी अगर हम लेबर को और कम कैपिटल को और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर लेबर जो है कि लेबर को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या रेट तो और कम जा रहा है, मतलब सेम क्वांटिटी हम कम से कम पैसे में बना सकते हैं। चलो ऐसा करके देखते, तो क्या हम ये कर सकते हैं, ये वाला फिर हमको लेना चाहिए, तो यहाँ पर हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखेंगे कि कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये भी आप देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर अगर 8 लोगे, 8 तो आपका लेबर है और क्या है कैपिटल कितना है 2, तो देखो यहाँ पर ये 800 की लेबर हो गई प्लस 400 का वो हो गया कैपिटल, तो ये तो क्या बन गया 1100। अरे ये तो बढ़ गया 1000 से, तो यही बढ़िया था। क्योंकि बात ये है कि हमको मीडियम कहता नहीं कि अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की, है ना, मीडियम सब कुछ आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो वहाँ पर वही वाली बात होती है, इसको मैथमेटिकली कैसे ट्रू करेंगे, क्योंकि द रेशियो शोज दैट यू आर एम्प्लॉइंग मोर लेवल ऑन लेस कैपिटल। ओके, तो ज़्यादा लेबर के वही वाली भी डिमिनिशिंग रिटर्न वही शॉर्ट रन से आने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या कि आप वहाँ पर कांस्टेंट रखते थे कैपिटल, यहाँ पर तो हम कम कांस्टेंट हो जाए और कम कर देना है और लेबर बढ़ाना है ना, तो यहाँ पर वाली बात हो जा रही है। तो यहाँ पर वो सारे अपने जो भी पॉइंट हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या कर लेगा पता। अब ये ऐसे हिसाब नहीं लगाया जाता, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ आइसो क्वांट में ऐसे करके देख सकते हो आप, लेकिन ऐसे हिसाब नहीं लगाया जाता है। वो वाला कंडीशन होती है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हाट शुड बी कंडीशन, द टोटल कॉस्ट व्हाट यू आर पुटिंग फॉर गेटिंग दैट आउटपुट शुड बी मिनिमम। ओके, तो वहाँ पर होता है कि मिनिमम आपकी कॉस्टिंग लगे या आपका जो है कि मैक्सिमाइज प्रोडक्शन आपका मैक्सिमाइज, तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, है ना। तो वो वाली जो है कि हम कंडीशन पढ़ेंगे उसमें एम आर इक्वल टू एम सी, है ना, और जो है कि टी आर इक्वल टू
TC, ये वाली कंडीशन हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी वो उसमें न्यूमेरिकल वगैरह आएगा वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या कि 6 है और क्या है ये 2, 6 2 है ना। तो यहाँ जो 600 प्लस 200, 600 नहीं 200 नहीं 400 है ना। तो यहाँ पर ये 1000, यानी जो है कि ये दो कंडीशन, इसमें तो कुछ भी ले लो, इसमें तो जो उसमें तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो। यानी आपको अगर लेबर मिल रही है जो है कि अच्छे से, तो आप लेबर ले लो। अगर आपको कैपिटल एफिशिएंटी मिल रही है तो आप कैपिटल ले लो, बराबर ही आएगा हिसाब, उसमें तो कॉस्टिंग सेम लग रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो पॉइंट है, इफ वी आर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, these points are showing that output at these points is same, means they are isoquant, okay, by implying same amount different combination of labor and capital। तो आइसो, ये क्या बन रहा है, ये आइसोक्वांट बन रहा है ना, which shows every point of this isoquant shows that quantity of output is same, okay, at different level of एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये वाली यहाँ पर बात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे कि यहाँ पर भी ये कोई पॉइंट बन जाएगा, अगर हम इसको तोड़ें तो ऐसा पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर बीच में। तो ये जो है कि यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा क्या, आइसोक्वांट है ना। और ये हमने अगर यहाँ पर इसको दे रखा तो ये ऐसा बन गया हमारा आइसोक्वांट है ना। अब जो है कि आइसोक्वांट जो है कि किस, अभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब देखिए आपने ये देखा कि आइसोक्वांट में जो है कि और इंडिफरेंस कर्व में जो है कि क्या थोड़ा थोड़ा सिमिलर कुछ आपको दिख रहा हो, सिमिलर। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता था, इंडिफरेंस कर्व में पूरे कर्व पर किसी भी पॉइंट पर हम जाए हमारा सेटिस्फैक्शन क्या रहता था, बराबर। और जो हम प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट थे उनको हम चूज करते थे, तो उनके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज करते थे, है ना। जैसे कि आप मार्केट में जाओ तो आप कहोगे मान लो 1 किलो एप्पल और 2 किलो ऑरेंज, है ना, ये आपका कॉम्बिनेशन है। या आप कहोगे कि अगर मैं एप्पल कम कर रही हूँ, अगर मुझे अगर हाफ के जी एप्पल और 3 किलो ऑरेंज, तब भी चल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप कहोगे इट इज़ ओके, नॉट एन इशू, है ना। अगर ऐसा कर दिया हाफ एप्पल जो है कि वो कर दिया जाए हाफ एप्पल और ऑरेंज की क्वांटिटी ना बढ़ाई जाए, तो आप क्या, आप सहमत होगे, आपको बुरा लगेगा कि भाई एप्पल भी कम कर दिया वो भी नहीं बढ़ाया, है ना। क्योंकि कंज्यूमर जो है कि हमेशा ज़्यादा चाहता है, ज़्यादा मिले, है ना। तो वहाँ पर डिफरेंस कर्व पे हम क्या देखते थे कि सेम सेटिस्फैक्शन ऑन एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व, है ना, विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल और ऑरेंज या जो भी को। तो यहाँ पर जो, तो मैंने वही शो करा है यहाँ पर। पहले मैंने इंडिफरेंस कर्व लिया, जैसे मान लो कि ये शुगर है और ये शुगर कैन सिरप है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले, यहाँ पर क्या है आप शुगर और ये आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी मान लो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना। ये वाला मैंने केस यहाँ पर उठाया है ताकि आपको डिफरेंस इसमें पता लग जाए। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि भाई ये नेगेटिव स्लोप करेगा। क्योंकि अगर आप मान लो कि सपोज जो है कि आप मान लो कि अगर शुगर है, शुगर कैन सिरप पर एक ही टेस्ट देते हैं, तो आप क्या कहोगे, तो शुगर ले लोगे, शुगर कैन सिरप ले लोगे, है ना। चीनी ले लोगे या उसका चीनी का सिरप ले लोगे, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में इस तरह से परफेक्टली, यानी जो कि अगर एक क्वांटिटी इसकी कम कर रहे हो तो एक इसकी बढ़ा रहे हो, इसकी एक कम कर रहे हो, मतलब जो है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा यहाँ पर कि जो है कि आप एक कम कर रहे हो किसी की, है ना, और दूसरी को जो है कि उतने से कम नहीं हो रही है, उतने से ज़्यादा नहीं हो रही है, बराबर हिसाब रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल एक कम कर रहे हो तो एक ही बढ़ाओगे, क्योंकि सेम बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो चाय है, कॉफ़ी, आपसे कहा कि चाय पियो कॉफ़ी पियोगे, आप कहोगे जो कि अगर मैंने एक चाय छोड़ी तो मैं 2 कॉफ़ी पीऊँगा, आप ये कहोगे। मतलब भाई अगर एक कप चाय पियोगे या तो 1 कप कॉफ़ी पियोगे। अब आपको नहीं, 1 कप चाय के मतलब 2 कप कॉफ़ी पियोगे तो हम 2 कप पियेंगे। तो आपको अगर कोई कहता भी हाँ कैसे होता भी, तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं ये, है ना। या कहेंगे कोई एक चाय पियोगे तो हम 2 कप पियेंगे। और परफेक्ट हो तो मतलब उतनी ही, मतलब एक क्वांटिटी अगर कम करोगे तो वो ज़्यादा होगी। तो ये जो रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। क्योंकि अगर एक कम करोगे तो एक दूसरी कम थोड़ी नहीं कर दोगे, दोनों थोड़ी नहीं, या एक बढ़ाओगे तो दूसरी फिर कम करोगे, यही तो होता है ना। तो सब्स्टिट्यूट है वो, क्योंकि आपका उससे कम चल गया, तो ये नेगेटिव स्लोप कर रहा है। ये क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे पेट्रोल है ना, और जो है कि पेट्रोल वाली कार, है ना। जैसे आप जो है कि मान लो कि आपके पास केवल पेट्रोल ही है ना। तो जो है कि आप देखो यहाँ पर मान लो ये नेचुरल, मैंने एग्जाम्पल लिया नेचुरल फ्लेवरिंग, है ना, और ऑल अदर इंटीग्रेंट, है ना। तो मान लो कि नेचुरल फ्लेवरिंग हो गई और अदर इंटीग्रेंट हो गए, तो बात मान लो तो उसमें क्या है कि भाई अगर इंटीग्रेंट हो गए, नेचुरल फ्लेवरिंग है, तो मान लो चॉकलेट में कोई फ्लेवर डाल रहा है ना, कोई मान लो फ्लेवर डाला चॉकलेट में। अब मान लो अगर चॉकलेट ये हो, उसमें चॉकलेट का फ्लेवर ना हो, तो फिर ये बेकार हो गई ना पूरी, फिर तो चॉकलेट ही कहाँ रही, क्योंकि चॉकलेट का उसमें फ्लेवर ही नहीं है ना। तो मान लो कि अगर ये मान लो कि सब केवल यहाँ पर है, ये फ्लेवरिंग है इसमें, और इंटीग्रेंट केवल बढ़ रहे हैं, और ये कांस्टेंट है फ्लेवर, तो फिर तो बेकार ही मामला हो गया ना। या यहाँ पर ये वाला हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेंट जो है कि कांस्टेंट है और फ्लेवर ही बढ़ाए जा रहे हैं, है ना।
मतलब जो है कि फिर वो चॉकलेट ही कहाँ रहेगी, वो तो प्रोडक्ट ही नहीं रह गया। तो इसका जो है कि इस तरीके का जो है कि राइट एंगल का जो है कि बनेगा ग्राफ। इनपुट आउटपुट लेवर शेप आइसोक्वांट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर, ये है ना, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका किंग्ड, है ना, एनालिसिस आइसोक्वांट लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या लिमिटेड है, जो कि धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। जैसे मान लो पहले क्या कर रहा था, एक जो है कि एक कैपिटल अगर कम कर रहे थे, ऐसे ही अब हम आए लेबर कैपिटल पे। अगर हम एक कैपिटल कम कर रहे हैं तो पहले पहले क्या करा हमने, इतना आउटपुट जो है कि हमने क्या करा, बढ़ाया, है ना। उसके बाद और लेबर और कैपिटल कम कर रहे हैं, है ना, तो हमने इतना ही आउटपुट बढ़ाया, इतना ही बढ़ाया, उसके बाद इतना बढ़ाया। पहले हमने इतना बढ़ा दिया, उसके बाद फिर हमने क्या करा, पहले हमने बढ़ा दिया इतना, पहले हमने इतना बढ़ा दिया, उसके बाद फिर हमने इतना ही बढ़ाया। उसके बाद मान लो और कम कर रहे हैं, है ना, तो जो है कि फिर हम क्या करा, फिर हमने इतना। तो कहने मतलब यहाँ पर क्या है कि ये चार्ट ये शो कर रहा है कि एक टाइम पे, मैंने बताया ना लेबर कैपिटल, वो अभी पिछले वाली चीज़ थी वो आपको बताई थी यहाँ पर इस वाले केस में कि देखो पहले क्या था, लेबर जो है कि कैपिटल करा कम, है ना, तो जो है कि लेबर बढ़ाया, तब आपकी कास्टिंग ये आई, कास्टिंग फिर और कम हुई और कम हुई और कम हुई, ज़्यादा बढ़ाओगे फिर जो है कि फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर ये आउटपुट क्या होगा, ये कास्टिंग आपकी बढ़ने लगी यहाँ पर, है ना। तो ऐसा ही वो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये वाला क्योंकि सब्सटीट्यूशन जो है कि आपका जो कि सब्सटीट्यूटिंग फैक्टर होता है ना जो, तो वो आपका पहले क्या होगा, इट विल बी सब्सटीट्यूटिंग मोर, क्योंकि जो लेकिन जब कैपिटल जब कम हो जाएगा आपके पास तो क्या होगा, इट विल बी सब्सटीट्यूटिंग लेस, ये वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। आगे भी मैं आपको ये समझाऊंगा। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, देखिए टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है। टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि देखिए एमपी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इसको ये जब जो है कि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती है, यानी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो है कि लेबर इज इंक्रीजिंग ओके विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS, है ना। अगर अब हमको ये भी लिखना, नीचे एल के आपने लिखा देखा होगा, यानी एल के है तो एल ऊपर रहेगा, MPL और नीचे के होगा। अगर हम इसको फर्दर तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, MPL क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर अपॉन MP क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा डेल के अपॉन डेल एल। तो ये जो है कि आपका ये जो है कि MRT, है ना, MRTS एल के, ये आपका ये भी हो जाएगा, MRTS आपका हो जाएगा डेल एल, ये डेल है ना, इस तरीके से डेल के अपान डेल एल, या हम कह सकते हैं कि MPL अपान MP के। और यही जो है कि आपकी एक कंडीशन बन जाती है जो कि आपकी इस तरीके से हो जाएगी कि यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा कि जो है कि MPL अपान MP के विल बी इक्वल टू डेल के अपान डेल एल, है ना। और ये इसको आप रीराइट कर सकते हैं, कैसे, इसको आप रीराइट कर सकते हैं कि भाई MPL अपॉन डेल के ओके इक्वल टू, यही तो हो जाएगा ना इसमें भाई, यहाँ पर जो है कि वो जो कंडीशन थी वो हमने उठा के रखनी है यहाँ पर, है ना। और ये हो जाएगा MP अपॉन क्या हो जाएगा, MP के ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल एल। ये वाली भी यहाँ पर कंडीशन बन जाती है ना। लेकिन हमको यहाँ पर जो है कि केवल MRTS ये हमको देखना है ना। तो MRTS जो है कि यहाँ पर क्या है, डेल एल अपान डेल के है, क्या है, डेल एल अपान डेल के, यहाँ पर क्या है, डेल एल अपान डेल के। और यहाँ पर मैंने क्या दिखाई है, यहाँ पर ये वाली डेल के अपान, यहाँ पर ये मैंने जो यहाँ पर निकाला है ये क्या है आपका, डेल के अपान डेल एल। और यहाँ पर क्या है कि डेल एल अपान डेल के, ये पूरा उल्टा हो गया, यानी जो मैंने यहाँ पर कहीं पे फॉल्ट करी है। द डिग्री ऑफ इम्परफेक्शन इन द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इज मेजर्ड विद मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। और यहाँ पर या तो ये गलत है या मेरा वाला, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है कि देखा है तो सही करा है। इन दिस MRTS सम लेबर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन, मतलब हालांकि होता तो ये है कि या तो लेबर कैपिटल सब्स्टिट्यूट करेगा या ये सब्स्टिट्यूट करेगा, इनके दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूशन होता है ना। और दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूशन होता है, तो यहाँ पर जो है कि या तो MP के, यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि जो है कि क्या फॉल्ट क्या है।
यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया ये वाला। यहाँ पर आपका ये डेल के अपन डेल एल होगा, है ना। ये यहाँ पर ऐसे होगा क्योंकि जो है कि ये मैंने जो लिखा था वो सही लिखा है ना। क्योंकि मैं भी कहूँ ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर जो भी हो गया हो, है ना। तो ये इस तरीके से हो गया है और ये सही है जो भी है ना। क्योंकि अगर एम पी एल के है ना, तो एल के जो है कि एल ऊपर रहेगा, के नीचे रहेगा, है ना। वो अलग की बात है कि एम आर टी एस जो है कि अगर आपका के एल हो तब मैं वहाँ पर के ऊपर करता, ये नीचे करता, तो यहाँ पर उस तरीके से होता। लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये लेबर टेक्निकल का मतलब होगा, देखो आपने आई एम आर एस पढ़ा होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। तो वो तो सब्स्टिट्यूशन किसी भी दो कम्युनिटी हो गई उसके बीच में हो जाता है। लेकिन जो है कि अगर यहाँ पर टी आ जाएगा, टेक्निकल वर्ड हो जाएगा। टेक्निकल का मतलब सीधा सीधा टेक्निकल यानी कैपिटल से बात करी जाएगी, टेक्नोलॉजी यानी वो मशीन है कैपिटल, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, है ना। कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, डेल के अपान डेल एल की बात कर रहे हैं। और चूंकि द रिलेशन बिटवीन देम इज नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशन होता है। देखो आपने आइसोकार्ट भी देखा कि जब हम जो है कि बड़ा कैपिटल जब कम हो रहा है तो लेबर बढ़ रहा है। सेम अगर क्वांटिटी आउटपुट लेने के लिए तो क्या होगा, अगर कैपिटल कम हो तो लेबर बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट अपने क्वांटिटी क्या है, हमको सेम रखनी है, तो लेबर बढ़ेगा ऑटोमेटिक। और अगर लेबर कम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। तो वहाँ पर तो ये रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि नेगेटिव साइन का यही मतलब होता है, इसका नेगेटिव साइन का, कि ये आपस में इनका रिलेशन जो है कि इन्वर्सली रिलेटेड है ये आपस में एक दूसरे के। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोकार्ट क्या है, आइसोकार्ट हैव ए नेगेटिव स्लोप, जो अभी हम बात कर रहे हैं आइसोकार्ट नेगेटिव स्लोप होता है। आइसोकार्ट आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जैसे कि कन्वेक्स मतलब इस तरह से उभरा, कन्वेक्स मतलब ये उभरा हुआ पार्ट है ये वाला, है ना। ये उभरा पार्ट है, ओरिजिन ओरिजिन हुआ है उसकी तरफ। आइसोकार्ट्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, अगर आइसोकार्ट अगर एक दूसरे को काट देंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो वहाँ पर भाई क्या होगा, वहाँ पर देखो ये वाली स्थिति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आइसोकार्ट एक दूसरे को आपस में कट नहीं कर सकते हैं। अगर आइसोकार्ट एक दूसरे को काट देगा, है ना, अगर आइसोकार्ट काट देगा दूसरे को, मान लो कि ये वाला है फिगर, और आइसोकार्ट मान लो एक ये है और एक ये है। अब मान लो कि यहाँ इस वाले पॉइंट पे आइसोकार्ट ने दूसरे को काट दिया। अब आइसोकार्ट दिखाते क्या, आइसोकार्ट का मतलब क्या, तो आइसोकार्ट मतलब सेम क्वांटिटी। और आइसोकार्ट का एक ये भी नियम है कि हायर आइसोकार्ट विल बी हैविंग मोर क्वांटिटी, शोइंग विल बी शोइंग मोर क्वांटिटी। तो यहाँ पर मान लो कि अगर ये वाला देखो, यहाँ पर ये आइसोकार्ट है ये, तो इसके इस पर मान लो 100 क्वांटिटी दिखा रहा है, और ये इसको यहाँ पर तो भाई इसके ऊपर है, यहाँ पर तो इसके नीचे, ये वो अलग बात है। या मान लो कुछ भी मान लो, लेकिन ये यहाँ पर ये ऊपर नीचे है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी दिखा रहे हैं, ये बात मानोगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ये दिखा रहे हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से, मैं कई बार सामने खड़ा हो जाता हूँ, आपको दिखता नहीं, तो यहाँ पर मान लो इसकी क्वांटिटी 120 है ना। लेकिन ये वाला जो पॉइंट क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट कह रहा है कि भाई जो तेरी क्वांटिटी मेरी क्वांटिटी, क्योंकि ये सेम पॉइंट पे है, ये वाला आइसोकार्ट पे आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहे हैं, मतलब जो है कि सेम पॉइंट पे हैं, है ना, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है जो तेरी क्वांटिटी मेरी क्वांटिटी, लेकिन तेरी क्वांटिटी तो है भाई 120 और मेरी क्वांटिटी भाई 100, तो तेरी क्वांटिटी मेरी क्वांटिटी सेम कहाँ होगी, तो अलग अलग होगी ना। जब अलग अलग होगी तो सेम पॉइंट पे कैसे हो सकते हैं, तो सेम पॉइंट पे ये कैसे हो सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि आइसोकार्ट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और कैन नॉट बी टेंजेंट टू ईच अदर। टेंजेंट हो जाएंगे तो भाई वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट अगर हो जाएंगे तो वहाँ पर अगर वैल्यू टेंजेंट है कोई पॉइंट, वो तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट चढ़ेगा, सेम पॉइंट होगा सेम पॉइंट पे, लेकिन जो है कि क्वांटिटी है अलग अलग, तो सेम पॉइंट पे नहीं हो सकते एक दूसरे के ऊपर नहीं हो सकते हैं, या मतलब टच भी नहीं कर सकते हैं। अगर टच करेंगे तो फिर वो तो फिर ऐसे होंगे, वो ये आइसोकार्ट उसके बाद यही आइसोकार्ट इसके ऊपर ही चढ़ गया, फिर तो वो एक ही आइसोकार्ट हो गया है। अब सेम क्वांटिटी मान लो शो कर रहा है 100 या कुछ भी और। अपर आइसोकार्ट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट, है यही वाली बात। ये अपर आइसोकार्ट ऊपर वाला जो आइसोकार्ट होगा वो जो है कि वो हायर लेवल ऑफ क्वांटिटी दिखाएगा। ये अगर 100 है ये, तो कितना हो 200। अभी क्यों ऐसा क्यों दिखाएगा सर, ऐसा दिखाएगा क्यों, ये भी मुझे प्रूफ करके बताइए। तो ये आप ऐसे प्रूफ करके देखिए, जैसे मान लो ये है आपका कैपिटल और ये आपकी लेबर, और यहाँ पर तो यहाँ पर और ये वाला है। अब आप ये बताइए, ये वाला एक पॉइंट है तो इस पर लेबर है इतनी और कैपिटल इतनी, और मान लो ये वाला पॉइंट है इस पर लेबर भी बढ़ गई और कैपिटल भी बढ़ गया, देखो ये इतना कैपिटल बढ़ गया लेबर। तो आप बताइए लेबर कैपिटल दोनों बढ़ जाए तो आउटपुट ज़्यादा आएगा ही आएगा ना। तो इसीलिए जो ऊपर वाला आउटपुट जो भी आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ड्रॉ कोई कहीं पर भी ड्रा करोगे, और हाइयर मान लो कि आपका आइसोकार्ट इट विल बी शोइंग मोर क्वांटिटी, हेंस द पॉइंट इज प्रूव्ड। ओके। आइसोकार्ट मैप क्या होता है, गांव का आपसे कोई का मैप अपना बनाओ, तो गांव का मैप आप कैसे बनाओगे,
ये गली है, ये रोड है, ये मेन रोड है ना, यहाँ पर मकान बने हुए हैं, ये मंदिर है, ये स्कूल है, ये चर्च है, ये जो है कि यहाँ पर खेत है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। एक आपने क्या बना दिया है ना, कि जो भी आपने इकट्ठा कर दिया, जो भी था इकट्ठा। अब आइसो क्वांट में, अब आइसो क्वांट के मैप में, आइसो क्वांट में तो अपने आप में ही तो है भाई, और तो कुछ वहाँ मंदिर अंदर तो है नहीं, या ना कोई वहाँ पर चर्च वगैरह है, तो वहाँ पर आपका ना कोई गली मोहल्ला है वहाँ पे। तो आप जो आइसो क्वांट है उसी के जितने भी आइसो क्वांट हैं आपने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए, ये आपका बन गया है आइसो क्वांट मैप। आपने इसमें दिखा दिया एक्स वाई जो कि 2 डायमेंशन प्लेन में है ना, 2 डायमेंशन। आइसो क्वांट मैप इज अ सेट ऑफ आइसो क्वांट रिप्रेजेंट ऑफ द 2 डायमेंशनल मैप प्लेन। ईच आइसो क्वांट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट। वो तो आप जानते हो कि यहाँ पर 2 इनपुट लेबर और कैपिटल का शो करते हैं। अब प्रोड्यूस द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ये आप सीख के हो गए। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ोगे इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो इट एक्सप्लेन, तो पहले ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़िए आप। देखो मान लो कि मैंने बताया ना कि भाई लेबर के बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, कैपिटल के बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो कि आप कॉप डायरेक्ट प्रोडक्शन फंक्शन आगे आएगी, उसमें पढ़ोगे आप। कॉप डायरेक्ट प्रोडक्शन फंक्शन आप ऐसे समझिएगा, वो होती है Q इक्वल टू ए, लेबर के ऊपर ये चढ़ा होता है अल्फा, और कैपिटल के ऊपर चढ़ा होता है बीटा, ऐसे करके। अभी ए अल्फा बीटा ये होता है कांस्टेंट। अब अल्फा बीटा क्या शो करता है, अल्फा बीटा ये शो करता है कि ये क्या है कि लेबर के कैपिटल की क्या है, एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी इसको मानो, कुल मिला के बिल्कुल आसान भाषा में मानो, नहीं होती भी है ना। तो इसको क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है, अब अल्फा जो है कि अगर इसकी वैल्यू मान लो कि ये क्या 0.5 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेबर जो है 1% से बढ़ेगा तो आउटपुट 0.5% से बढ़ेगा। लेबर क्या है, अगर बढ़ेगा 1% से तो आउटपुट क्या बढ़ेगा, 0.5% से बढ़ेगा। अगर कैपिटल सब कांस्टेंट रहे तब, है ना। तो ये वाली बात हो जाती। तो ये कौन सी बात हुई, लेबर बढ़ेगा भाई आधा, 1% से आउटपुट बढ़े जो है कि आधे परसेंट से, तब तो आपको मज़ा नहीं आया सर। कम से कम अगर लेबर में बढ़ा रहा हो 1% तो आउटपुट भी 1% बढ़े। और कोई ऐसा बोलेगा सर लेबर अगर 1% बढ़ रही है, आउटपुट अगर 1% ज़्यादा बढ़ जाए तो मज़ा आ जाता। तो ये तीनों स्टेट जो मज़ा आ जाती, अच्छा मज़ा आ जाता, अच्छा नहीं लगा, या मान लो कि कम से चलो सही है इतना बढ़े, तो ये तीनों की चीज़ें बताएंगी। यानी मज़ा आ जाता मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब अगर जो आपकी 1% से अगर आपकी लेबर बढ़ रही है लेकिन आउटपुट 1% से भी ज़्यादा बढ़ जाए, मज़ा आ जाता, मतलब जो कि इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और वह आपकी लेबर जो है कि 1% से बढ़ रही है लेकिन जो है कि आउटपुट जो है कि नहीं बढ़ रहा है 1% से, यानी जो है कि वो 0.99 ही रह जा रहा है ना। तो वो क्या है कि सर ये कौन सी बात हुई, मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, याद हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और जो है कि यहाँ पर अगर 1% से कुछ बढ़ रहा है और जो है कि ये 1% ही यहाँ पे बढ़ा है आउटपुट, तो ये आप कहोगे चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। वही बात यहाँ पर पूरी बताई गई आपको है। व्हेन फर्म इंक्रीजेज बोथ इनपुट एंड देयर आर 3 टेक्निकल जो भी है। टीपी में इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग आरटीएस। टीपी जो है कि मान लो कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है मोर देन प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी मतलब जो है कि जो लेबर बढ़ रहा है उससे ज़्यादा वो टीपी। और ये बात केवल लेबर के ही केस में नहीं है, कैपिटल के भी केस में है। कैपिटल को मान लो 1% से बढ़ाया, आउटपुट 1% से बढ़ा केवल उसी से, तो ये आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया रिस्पेक्ट टू कैपिटल। कैपिटल को आपने बढ़ाया 1% से, आउटपुट बढ़ गया 2% या 1% ज्यादा बढ़ गया, तो आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रिस्पेक्ट टू कैपिटल। और आपका अगर कैपिटल जो है कि 1% बढ़ाया लेकिन आउटपुट आपका 1% नहीं बढ़ा, उससे कम बढ़ा, तो आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ये 3 बातें आपकी हो जाती हैं यहाँ पर। टीपी में इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिटर्न, टीपी में इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे क्या था, टीपी में इंक्रीज मोर देन मतलब जो प्रोपोर्शन है, मान लो कि 1% था, अब मोर देन प्रोपोर्शन मतलब 1% से भी ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या हो गया इंक्रीजिंग। और जो है कि आपका जो जितना प्रोपोर्शन है ना उतना ही प्रोपोर्शनलिटी ही बढ़े, तो आपका कांस्टेंट। और जो है कि इंक्रीजेज लेस देन प्रोपोर्शनलिटी, मान लो 1 से भी ज़्यादा बढ़ जाए, जो भी आपके जिस प्रोपोर्शन से आपने बढ़ाया, 5 से बढ़ाया, 10% से बढ़ाया, तो 10% से उसी प्रोपोर्शन का नहीं बढ़ा, तो वो हो जाएगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसके आप यहाँ पर ग्राफ देखिएगा, यहाँ पर ये ग्राफ का कहना है कि देखो यहाँ पर ये आपकी ये डिफरेंस आइसो क्वांट है आपका, ये है ना। इसका कहना है कि मतलब ये हमारी क्वांटिटी 10 है, इसकी फिर 20 है, ये इसकी फिर 30 है, x 2x 3x है, कोई बात नहीं। अब ये लेबर है, लेबर भी उसी तरीके से मान लो कि ये 10 है तो ये 20 है तो ये 30 है, कोई बात नहीं। ये कैपिटल अगर जो है कि 10 है, ये 20 है तो ये 30 है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो गया है कि भाई देखिए यहाँ पर ये है कि अगर लेबर जो है कि बढ़ा रहे हैं ये 10 से 20, यानी पूरा 100% बढ़ा दिया, तो अगर ये भाई 100% लेबर बढ़ा रहे हैं
तो उम्मीद क्या होनी चाहिए कि कम से कम 100% तो बढ़े ही बढ़े लेबर कैपिटल, आउटपुट भी 100% बढ़े, आउटपुट भी क्या बढ़े 100% बढ़े, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहिए आउटपुट, यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहिए आउटपुट। लेकिन मान लो आउटपुट बढ़ गया 100% ज़्यादा, मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ गया, मतलब ये वाला आपका बन जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप बनाओगे एज ये वाला बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्या हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। या मान लो यहाँ पर फिर 200-300 करा, मतलब 50% बढ़ा दिया इन्होंने, लेकिन जो कि 50% तो बढ़े ही बढ़े, उम्मीद ये थी कि इतना तो यहाँ पर आए, लेकिन आउटपुट जा रहा है ये यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये दूसरा आइसोकांड बन जाएगा। यानी ये क्या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ना, ये क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और विद रिस्पेक्ट टू लेबर ये हमने बात करी थी। और कैपिटल के केस में क्या होगा कि कैपिटल मान लो बढ़ाया, केस है 2 क्या 100% बढ़ा दिया, तो आउटपुट क्या बढ़ना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आउटपुट, ये भी होना चाहिए मान लो 100%, मान लो ये भी 10 से 20 हो जाए। लेकिन जो है कि ये क्या बढ़ रहा है, यहाँ तक तो बढ़ाई, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन तो ये यहाँ पर आ रहा है ना इस वाले पॉइंट पे। तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग सेम केस इज गोइंग फॉर 3k एंड 3x। ओके, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, बात वही, जो चाहा तो वही हुआ, चाहा तो बहुत कुछ था, लेकिन जो है कि कुछ नहीं, नेट पास हो गए, कोई बात नहीं है ना, चाहा तो JRF था, तो यही बात हो गई। ये इसी से मैच कर लो, नेट से मान लो है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, JRF है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, नेट भी नहीं हुआ तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना, ऐसे मान लो। तो ये वाले, अब मान लो कि यहाँ पर चाहा इतना था, मान लो L से 2L करा, क्वांटिटी क्या होगी X से 2X होगी, कोई बात नहीं, 100% बढ़ाया, 100% से आउटपुट भी बढ़ गया, है ना। तो इस तरीके से कैपिटल के केस में भी यही है, वही मैं। और यहाँ पर अगर ये ऐसे आता, किस तरीके से यहाँ पर आता, तब फिर इंक्रीजिंग। अब तीसरे केस में यहाँ पर आएगा, देखो ये आपका होगा ये वाला यहाँ पर, कि भैया उम्मीद तो थी ये, लेकिन यहीं पर आप आए, यानी जो कि जितना अगर 2x तक पहुँचना था, लेकिन ये इतना कम, इतनी दूरी क्या रह गई कम, यानी इतना डिस्टेंस रह गया कम, 2 नंबर से कम रह गया, नेट नहीं निकल पाया, है ना। तो ये वाली बात हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद जो है इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इलास्टिसिटी आपने समझा होगा, समझ चुके हो कि इलास्टिसिटी क्या किसे कहते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब भाई ये होता है कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो इनकम इलास्टिसिटी हो गई। इस तरीके से इलास्टिसिटी वगैरह होती है। इलास्टिसिटी मतलब बदलाव किसी चीज़ में। अब यहाँ पर इन्होंने कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ये फैक्टर सब्स्टिट्यूट जब होता है तब उसकी भी कोई इलास्टिसिटी होती है क्या, बात समझो। फैक्टर जब सब्स्टिट्यूट होता है तो क्या उसकी भी इलास्टिसिटी होती है, किसी टाइम वो किसी चीज़ की और वजह से वो कम हो या ज़्यादा हो, वो भी है ना इलास्टिसिटी होती है। तो उसका ये फॉर्मूला यहाँ पर ये दे रखा है ना। तो ये जो है कि आपका ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा, ये देखो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या है K/L, है ना, ये तो है K/L। और जब ये K/L जो है कि आपका चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो अगर चेंज होगा तो डेल ये वाला ये हो जाएगा, यही तो होगा ना। और ये चेंज हुआ है तो कितने % चेंज हुआ, तो पुराना जो KL था वो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे और यहाँ पर 100 कर देंगे। यही तो हुआ ना इसका फॉर्म, यही भाई यही तो हुआ ना कि कितने % K/L का रेशियो चेंज हुआ। तो जितना चेंज आया ऊपर, भाई क्वांटिटी हम कैसे निकालते थे उसका जो है कि इलास्टिसिटी, हम कहते थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो हमने निकाला था ना भाई डेल Q/Q इंटू 100 निकाला था ना। नीचे जो है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डेल P इंटू 100, फिर हमारा ये कट गया था और नेगेटिव रिलेशन है नेगेटिव, है ना। तो ये भाई क्या हो गया था डेल Q/ जो है कि हमारा क्या हो गया था डेल Q हो गया, ये ऊपर गया ये ऐसे गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया डेल P और यहाँ पर P/Q, यही तो हो गया था। तो वैसे हमको यहाँ निकाल लेना है। यहाँ भी मान लो ये ऊपर था तो इसमें चेंज आया, किसकी वजह से चेंज आया, वो चेंज आया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, उसमें जो चेंज आया उसकी वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में जो चेंज आया उसकी वजह से। तो यहाँ पर जो MRTS में जो चेंज आएगा वो हमें कैसे लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ MRTS, है ना, किसमें से जो MRTS होगा, MRTS है ना इंटू 100, तो भाई यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो भाई रहेगा क्या, रहेगा तो यही वाला, ये वाला पोर्शन रहेगा, ये वाला आपका, ये वाला पोर्शन आपका बचा है, ये वाला इस तरीके से। अब वही चीज़ यहाँ पर पूरी लिखी हुई है और उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को डिनोट करते हैं इससे, है ना। तो ये हमारा साइन, तो ये चीज़ जो हो गई है भाई, ये हमारी जो यहाँ पर आपका जो है कि ये आपको याद ही करना पड़ेगा कुल मिला के, क्योंकि दिमाग लगाओगे ज्ञान लगाओगे उतनी देर में एग्जाम में टाइम उतना नहीं होता। तो आप याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। और याद करने से भी आप ऐसे याद करो, समझ के याद करो कि जो है कि
इसके कहने का मतलब क्या है कि जो कि एब्सोल्यूटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर सब्स्टिट्यूट होते हैं यानी के अपॉन एल तो तुरंत याद आ जाएगा। एब्सोल्यूटी है तो मतलब खिंचा उसमें बदलाव तो डेल भी याद आ जाएगा। तो डेल के अपॉन के अपॉन एल हो जाएगा। अपॉन किसकी वजह से चेंज हो रहा है, हमारे रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से चेंज होता है, तो वो आपका आ जाएगा नीचे। बहुत बढ़िया बात। कोऑपरेटिव प्रोडक्शन फंक्शन जो मैं आपको बता चुका, मैंने आपको अभी लिख के बताया था कि Q इक्वल टू ए एल अल्फा बी और जो के बीटा, ये मैंने बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ये टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हर सब में पूछ ली जाती है। टीजीटी पीजीटी होता तो यही फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते अल्फा क्या है। और बड़े लेवल का यूजीसी नेट का एग्जाम हो तो वहाँ पर थोड़ा और घुस जाते इसके अंदर, है ना, तो थोड़ा इसके एजम्पशन पूछ लेते हैं, इसका इसमें क्यों कैसे बना है, क्या होता है, जो कि सारे कुछ पूछ लेते हैं कि भाई इसमें अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कब होगा, ये होगा तो नहीं होगा, सारी चीज़ें पूछ लेते हो। आपको भी आगे पढ़ोगे इसमें जो है कि आप ये इसको जो है कि यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। ये किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन इसका जो पैटर्न यही रहेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, है ना। यहाँ पर अल्फा को V1 ले लिया, बीटा को V2 ले लिया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये देखो एल क्वान्टिटी ऑफ लेबर है, कैपिटल है, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। और ये B1 क्या है, लेबर है, B2 क्या है, कैपिटल है ना। ये नहीं, B1 जो है कि लेबर का, लेबर की एफिशिएंसी है ना। और ये जो है कि B2 क्या है, कैपिटल की एफिशिएंसी है, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो अभी हम अब वो इसका डिस्कशन आगे मैंने बता रखा, तो मैं उसी स्लाइड पे जाता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखिए, ये जो है कि मैंने आपको बताया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कोऑपरेटिव प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये हुआ है कि ये एक्स क्या क्वांटिटी, यहाँ पर ये मैंने तो बताया ना, अब ये क्वांटिटी है। जैसे कि आप कोई फर्म में जाओगे तो वहाँ पर भाई, वहाँ पर अब उनका तो ऐसा होता है कि वो अंदाजे से काम करेंगे, हवा भाई मेरे इतना लेबर लगा लो, इतना कैपिटल लगा लो, फिर देखते हैं इतना आउटपुट निकलेगा। अब वहाँ हो गया, उतना निकले नहीं, हो गया घाटा, तो मार मार के जो है मालिक मैनेजर को भगा देगा, है ना। तो वहाँ पर इसीलिए जो है कि ये स्टैंडर्ड होता है, ये एक जो है कि हाँ तौलने का, है ना, आपका कांटा होता है। तो इसमें क्या होता है, लेबर कैपिटल की वैल्यू डाली जाती है, देखा था आउटपुट ना आ रहा नहीं आ रहा, कॉपी पे पन्ने पे ही, वहाँ प्लांट में डालोगे देखोगे आउटपुट, तब वहाँ पर तो फिर लॉस हो जाएगा, लॉस हो गया फिर खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहीं पे वैल्यू डाली जाती है। उन्होंने कहा कि और उनकी एफिशिएंसी पता होती है, सर्वे कर लेते हैं, इतनी लेबर की एफिशिएंसी इतनी आ रही है, कैपिटल इतनी एफिशिएंसी आ रही है। ए होता है कांस्टेंट वो इन्वायरमेंट जो वहाँ का बना हुआ है ना, इस तरीके से। और ये पूरे फंक्शन की जो एफिशिएंसी है वो ऐसे डिनोट होती है। तो यहाँ पर जो है कमर में दर्द होने लगता है, सुबह से खड़ा ही हूँ, है ना, तो और भी क्लासेस वगैरह। तो यहाँ पर जो है कि एल अल्फा के बीटा, तो यहाँ पर जो है कि आप बताइए कि इस तरह से जो है कि अगर इसमें मान लो कि लेबर की वैल्यू 1 कर दें, मान लो इसकी वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू मान लो 1 है, तो अगर मान लो और जो है कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी भाई, मान लो सपोज कुछ भी मान लो, ये भी 1 मान लो, है ना, फॉर मेकिंग इट सिंपल। और लेबर हमने कितना लिया, 10 लिया, और कैपिटल भी 10 लिया, तो ये 1 1 1, तो ये क्वांटिटी कितनी होगी भाई आपकी, क्वांटिटी होगी आपकी 100। तो वो देखेंगे अगर 10 लेबर है 10 कैपिटल है तो 100 क्वांटिटी हमारी आ रही है, बात खत्म, है ना। जो है कि 100 क्वांटिटी आ रही है, देख लेंगे तो वो कहेंगे हाँ 100 क्वांटिटी हमको प्रोड्यूस करनी, 10 सप्लाई कर दो, है ना, ये चीज़ आएगी। तो वो ऐसी इनकी क्वांटिटी निकलेगी, तो ये ऐसे अप्लाई कर लेंगे। अब ये करेक्टरिस्टिक क्या है, इसको जो है कि एमपी से कैसे, इसको जो क्या है, इसका एमपी क्या होगा, एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यू मे बी नोइंग दैट एमपी, है ना। एमपी एल भी होता है और एक क्या होता है, एमपी क्यू होता है ना। तो एमपीएल क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, है ना। और एमपी क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, सॉरी कैपिटल। तो अब ये फंक्शन तो इधर रखी है यहाँ पर, तो अब जो है कि इसका एमपी के वो निकालना है। तो यहाँ पर मान लो अगर हम यही वाली फंक्शन उठा लेते हैं, यही वाली फंक्शन अगर हम यहाँ पर उठा लेते हैं इस तरह से, मान लो कि अब ये फंक्शन क्या है भाई, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन आपकी है एक्स वाली, ये वाली फंक्शन उठा लेंगे, है ना। तो ये हमारी फंक्शन रखी है एक्स इक्वल टू बी नॉट, हाँ, और एल बी वन के बी टू, एल बी वन के बी टू। अब देखो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, डेल एक्स अपन डेल एल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्वांटिटी है, ये मत कि सर वहाँ पर क्यों था, यहाँ पे एक्स था, दो फंक्शन है, ये कि एक्स में आप पी रख दो, ये रख दो, अपना नाम रख दो, है ना, कुछ भी रख दो आप, क्वांटिटी होगी कुल मिला के। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आपने क्या कर लिया, अब जो है कि ये कांस्टेंट है तो कुछ होगा नहीं, एज इट इज रहेगा। अब लेबर कर रहा है तो लेबर जो है कि किसी का अगर एक्स एन है तो उसका क्या हो जाता है, डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन। नॉन मैथमेटिक स्टूडेंट के लिए मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला।
तो उसी फॉर्मूले से यहाँ पर चलेंगे हम। तो अगर भाई बी नॉट है तो एल, तो ये B1 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे उतर आएगी, और जो है कि एल जो है क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा B1-1 है ना, ये हो जाएगा। और के क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, B0 B1 L B1 है ना, और जो है कि यहाँ पर हो जाएगा L-1। ऐसे होता है प्रोडक्शन जो भी होता है ना, जैसे मान लो किसी की पावर 2 की पावर यहाँ पर 2 है और 2 की पावर किसी की मान लो 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये ऐड हो जाती है पावर आपस में है ना। तो ऐसे अगर ये ऑलरेडी ऐड है भाई 5 है, तो हम ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो ऐसे हमने अगर आपस में माइनस है तो हमने इनको अलग अलग कर दिया है ना। तो के β2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि भाई B0 है ना और B1 है ना, L B1 है ना, और हम इसको ले लेंगे नीचे, ये क्या है, ये नीचे इसको ले लेंगे, इसको -1 है ना, माइनस कर दो अगर माइनस का तो वो नीचे चला जाता है, यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा ये, मैं फिर यहाँ पे भी माइनस कर दूंगा, फिर तो ये रोने लगेगा, ऊपर भी माइनस में थे नीचे भी माइनस कर दिया है ना। तो यहाँ पर ये बनने का कोई मतलब नहीं, वन तो हो जाता है, बंद लिखेंगे नहीं है ना। और यहाँ पर हो जाएगा के B2। अब ये वाली जो फंक्शन है, ये वाली, ये आप अगर आपने जो है कि कहते नहीं कि जो है कि आँखों से वो लेज़र वाली लाइट से अगर आप इसे देखोगे है ना, तो इसे जो है कि आप पाओगे कि यहाँ पर ये जो है कि ये B0 ये वाली टर्म है ना, और LB1 और KB2। अब B2 तो मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पर होना चाहिए ना, ये जो है कि ये आप पाओगे कि ये तो भाई साक्षात x है, क्या है, साक्षात x है ना भाई। ये तो B0 है ये, और B0 है ना, मिटा दो इसको, B0 है ये, यहाँ पर B0, ये B1 है हो गया है, और KB2 हो गया है। तो ये जो टर्म होंगे KB2 LB1 और ये वाले, ये तो भाई क्या होगी x होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम x इसको निकाल लें यहाँ पर x है ना, और फिर क्या बचेगा B1 बचेगा है ना अपॉन L। और ये है क्या पूरा, ये क्या हमने निकाला था, ये हमने निकाला था डेल x अपॉन डेल के यानी MPL। ये क्या है MPL है ये। और यहाँ पर भी देखो यही कुछ वैल्यू निकली होगी V1 x अपॉन L, V1 x अपॉन L है ना। इसको जहाँ B को आगे लिख दो वो कोई बात नहीं, V1 x अपॉन L। तो ये तो इसका रिलेशन हो गया है। और x अपॉन L क्या है भाई, x अपॉन L क्या है, x मतलब क्वांटिटी अपॉन लेबर क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ लेबर होती है भाई, ये क्या है एवरेज ऑफ लेबर। ये तो भाई एवरेज भाई टोटल क्वांटिटी, अगर कहते नहीं कि 100 आउटपुट है तो 10 लेबर, कितना लेबर पड़ा, एक आवर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एवरेज निकालो जरा, तो 10/100 आपका हो गया 10, 100/2 मतलब क्वांटिटी 100 है, लेबर 10 है, तो 100/10 तो हो गई 10। तो यहाँ पर वही एवरेज, तो ये क्या टोटल क्वांटिटी अपन लेबर, तो ये क्या हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज तो ये हम कैसे कर सकते हैं, रीराइट हम कैसे कर सकते हैं कि MPL, ये सब आप नोट्स बनाते जाइएगा है ना। और नोट्स तभी बन पाओगे जब आप रियल टाइम पे मुझे सुनोगे, बाद में नोट्स बनाने बैठोगे तो ये कुछ और ही लिख लोगे अपने उसमें कॉपी में आप है ना। तो ये जो है कि MPL, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ना, तो ये जाएगा आपका APL और B1 पहले कर दो, B1 और APL, ये हो जाएगा यहाँ पर। और वहाँ पर भी ये लिखा होगा है ना, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप भी निकालोगे। तो ये आपने MPL में और जो है कि APL में क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया। तो उसमें बात ये आ गई कि बस जो है कि लेबर की एफिशिएंसी पहले रखो, और लेबर की एफिशिएंसी से अगर हम जो है कि एवरेज प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा MPL, इतना हो जाएगा। और ऐसे ही हम प्रूव कर देंगे ये वाला, कैपिटल के केस में। अगर हम कैपिटल के केस में अगर हम करें तो कैपिटल के केस में तो फटाफट कर लेते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। कैपिटल केस में हम कैसे करेंगे फटाफट, आप समझ लीजिए, मैं केवल कर दूंगा यहाँ पर है ना। कैपिटल के केस में मैं केवल कर देता हूँ, आप केवल समझ लीजिएगा। देखो ये क्या है, फंक्शन क्या थी भाई, x इक्वल टू क्या थी भाई, B0 था ना, B0 L B1 K B2। अब देखो यहाँ पर डेल x अपॉन डेल K इक्वल टू B0 हमारा हो जाएगा L B1 B
B2 या हम कह देंगे B0L B1 B2K B2K-1 या हम इसको कह देंगे B0 ओके KB1 ओके और B2 लिख लो यहाँ पर, कोई बात नहीं, KB2 अपॉन K, है ना, इस तरह से। अब हम इसको अपनी चश्म नज़रों से देखेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि B0 LB1 और KB2 ये क्या हो गया, x हो गया। यानी जो है अगर हम इसको फिर से लिखेंगे तो ये हम B2 हमने पहले निकाल लिया और ये हो गया पूरा बाकी बाकी x अपॉन नीचे क्या है k। यानी जो है ये और k अपन और x अपॉन k क्या हो जाएगा, x अपॉन k हो जाएगा। x अपॉन k जो है वो होता है एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B2 एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इधर क्या हो जाएगा MPK। तो ये जो है कि आपका आ गया MPK इक्वल टू B2, है ना, B2 और ये x अपन k को क्या हो जाएगा, यहाँ पर APL था ना, ऐसे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका है या तो नेक्स्ट स्लाइड में होगा। तो ये हो जाएगा आपका B2 APK, है ना। तो ये रिलेशन होता है, ये आपको याद कर लेना है, ये आपको बहुत जरूरी है याद करके रखना, क्योंकि एग्जाम पे आएगा ऐसे एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आएगा। यही होगा इसके जो घुमा फिरा के एक ऑब्जेक्ट में बी इधर कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट में बी नीचे कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट में बी ऊपर कर देंगे, और एक ऐसा होगा तो आपको विच रिलेशन इज करेक्ट, तो आपको ये करेक्ट बता देना है ना। तो ये वाली बात हो जाएगी। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बता रखा था पहले से ही, ये तो मैं आपको पहले से बता रखा हूँ ना। अब बस इसमें इन्होंने करा क्या है कि यहाँ पर जो अभी मैंने निकाली थी ना वैल्यू MPL की वैल्यू हमने निकाली थी, MPL की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी देखो यहाँ पर MPL है ना, MPL है या MPK में क्या हो जाएगा, जो B2 जो K के ऊपर लगा हुआ वो आ जाएगा यहाँ पर आगे, है ना, जो K के ऊपर होता है वही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर MPL है तो L के ऊपर क्या लगता है B1, तो B1 पहले आ जाएगा और APL हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा। और MPK क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा और APK हो जाएगा, ये हो जाएगा। या अगर आपको अल्फा बीटा वाला याद हो तो वही वहाँ पर अल्फा लगाइए, यहाँ पर बीटा लगा दीजिए, है ना। तो अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि MRTS क्या होता है, MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा MPL अपान MPK, यही होता है, यही तो होता ना। तो भाई यहाँ पर ये वाला, तो अब इसको हम अगर ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा B1 APL अपान B2 AP क्या हो जाएगा K। तो ये वाली बात हो गई, MRTS ये हो गया आपका, MRTS का ये फॉर्मूला है ना, और जो है कि APK, अब यहाँ पर ये है, अब इन्होंने और खोल दिया है ना, और खोल दिया तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, APL क्या होता है, अगर इसको आप और लिखोगे उस तरीके से, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि नया वाला आपको दिखे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा MPL अपान MPK इक्वल टू B1 अपान B2। अब देखो APL क्या होता है, क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी यहाँ पर x है और अपॉन लेबर, और यहाँ पर क्या है x अपॉन कैपिटल, x कट होगा, ये के ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई होती है ऊपर के सबसे ऊपर वाले से और नीचे से उसके ऊपर वाले से। तो ये क्या हो जाएगा आपका B1 अपान B2 और K अपान L, ये वाला आपका जो है कि हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है क्लास एंड करनी चाहिए, टाइम काफ़ी हो चुका है ना, 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो गई है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, और वी विल कंटिन्यूइंग फ्रॉम हेयर ओनली, एंड प्लीज़ कमेंट इफ एनी डाउट, इफ एनी क्वेश्चन इज देयर इन योर माइंड, तो आई विल बी ट्राइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन, दैट पर्टिकुलर आई विल बी ट्राइंग टू इरेज दैट डाउट, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग, थैंक यू।